यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3 से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखो, फ्रॉड एक इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आ सकता है, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा आपको लिखना है, मैं बताता हूँ, वेट 1 मिनट। दूसरा फ्रॉड ये वाला पॉइंट को लिखो फटाफट से, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी लिखो दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा लिखो स्टिफलिंग प्रोजुकेशन, तीसरा लिखो स्टिफलिंग प्रोजुकेशन, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, स्टिफलिंग प्रोजुकेशन। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं समझा देता हूं। सर अगर से फॉर एग्जांपल मैंने किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया, मैंने किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया, तो जिस व्यक्ति के साथ मैं फ्रॉड करूंगा उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, एग्रीव्ड पार्टी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीव्ड पार्टी बोलेंगे। अब फ्रॉड के केस में ना एग्री पार्टी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और साथ में डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है आपने, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी वही होता है कि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है और उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में ना एग्रीव्ड पार्टी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है पर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है। मैं कल करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस, में कल करूंगा, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, आज मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देता हूँ ये सब सारे पॉइंट्स, ठीक है। फिर मैं कल जो है सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि फ्रॉड अगर हुआ तो एग्रीव पार्टी क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, फर्स्ट पॉइंट। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में एग्रीव पार्टी क्या कर सकता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी नहीं, स्टिफलिंग प्रोजुकेशन में आते हैं। स्टिफलिंग प्रोजुकेशन में से ना दो पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है, एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। एक क्या होता है, एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। एक कौन सा ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब क्या, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होता है ना वो लेस सीरियस नेचर का होता है, ठीक है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस थोड़ा सा सीरियस नेचर का होता है, जैसे क्राइम, रेप, मर्डर, ये सब क्या है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस थोड़ा सा लेस सीरियस नेचर का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा मोटा रूल को मैंने वायलेट कर दिया, ठीक है, ये सब क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस इतने खतरनाक नेचर्स के नहीं होते, थोड़े से लेस सीरियस नेचर्स के होते हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जो सीरियस नेचर्स के होते हैं, लाइक क्राइम, फ्रॉड, अपना क्राइम हो गया, अब बोल सकते हो मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सारे कौन से किसके अंदर आते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर आते हैं, इतना याद रखना है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को आप कभी भी कोर्ट के बाहर सेटल नहीं कर सकते हो, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आप क्या नहीं कर सकते हो, कोर्ट के बाहर सेटल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है
तो अगर आप कहते हो कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना है तो कर सकते हो क्या? तो आंसर इज यस। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। कंपाउंडेबल ऑफेंस के केस, कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जो ऑफेंस तो है लेकिन थोड़ा सा लेस सीरियस नेचर का है, उतना खतरनाक ऑफेंस नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जो सीरियस नेचर का है, ठीक है, जो सीरियस नेचर का है, जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, आप किसी को ड्रम के अंदर डाल देते हो मार के, तो ये क्या है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो लॉ कहता है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने किसी को मार दिया, ड्रम के अंदर डाल दिया, अब मैं कोर्ट पे जाके मतलब एक से फॉर एग्जांपल मैंने किसी को मार दिया, ड्रम के अंदर डाल दिया, अब मैं उसके घर वाले को जाके बोल रहा हूँ कि ऐसा है, कोर्ट के बाहर सेटल करते, कोर्ट में इस मामले को लेके नहीं जाते, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? तो आंसर इज नो। नॉन कंपाउंडेबल थोड़ा सा सीरियस नेचर का होता है, कोर्ट के बाहर सेटल डाउन नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान रख के जाना, एग्जाम में हो सकता है यहाँ से केस स्टडी आ जाए, ठीक है। बोलो डन है क्या? डन है तो बताइए जल्दी। क्वेश्चंस कैसे आता है इसमें मैं बताऊंगा। मैं आज सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूं कि ये सारे पॉइंट्स पढ़ के आना है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा टॉपिक, इधर बैठा हुआ इंसान वो बताएगा, ठीक है ना। उसके बाद अभी आज ओवरव्यू ले लो क्वेश्चंस का, मतलब इसमें केस हो रखा होता है। सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है? लाइक क्वेश्चंस में तुमको देगा, हिंट देगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस स्टडी बनेगा कि पर्सन था जिसने किसी व्यक्ति को मार दिया, क्राइम कर दिया, या फिर है ना, अब वो कह रहा है कि हमें कोर्ट के बाहर सेटल डाउन करना है, आपको क्वेश्चन में हिंट मिलेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? हिंट मिल जाएगा। तो उसी से आपको पता लग जाएगा कि सर ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, वहीं से पता चल जाएगा। मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद सर सेम सेम से है ना इसने, इसलिए कोई कोई एक और थाना पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट जो है ये यहाँ पे है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेके इस वाले पॉइंट को क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम जो है तुम्हारे 20 दिन के अंदर, 20 दिन भी नहीं है, तुम लोग ये पूछ रहे हो कि सर स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन है और एक पॉइंट और था जज वाला, ठीक है, सारे पॉइंट एक्चुअली में रिवाइज हो जाने चाहिए थे पर कोई नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन आज के लिए मतलब करके आना है, पढ़ के आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी है, नेक्स्ट जो है वो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी है, वो भी पढ़ के आना है। इसका भी मैं केस स्टडी कल करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा, 110% करवाऊंगा। नेक्स्ट ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, ये भी पढ़ के आना है। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल, इसका भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो कल 3 क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लाइक कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, उसका केस स्टडी करवाऊंगा। फिर पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स से क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर तीसरा जो है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी से भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इधर। सर ट्रेडिंग विथ एनिमी, ये भी पढ़ सकते हो। ट्रेडिंग विथ एनिमी कहता है कि हम क्या दुश्मन देश के व्यक्ति के साथ, कोई व्यक्ति जो है वो दुश्मन देश का है, लाइक पाकिस्तान से कोई व्यक्ति है, तो क्या हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कोई व्यक्ति पाकिस्तान से है, ठीक है, वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्या हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो लॉ कहता है आंसर इज नो। अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड माना जाएगा। अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर होते हो तो उसको वॉइड माना जाएगा। लेकिन अगर आप लाइसेंस, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके एग्रीमेंट करना चाहते हो
तो कर सकते हो क्या? तो आंसर इज यस, लिखा हुआ है मॉड्यूल में, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। एनी ट्रेड विथ पर्सन ओइंग एलिजेंस टू ए गवर्नमेंट एट वार विथ इंडिया विदाउट द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड। क्या बोला है कि अगर नॉर्मली आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो क्या? कोई दुश्मन देश का व्यक्ति है, उसके साथ आप एग्रीमेंट करना चाहते हो, कर सकते हो? तो लॉ कहता है आंसर इज नो। उस तरीके के एग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाता है। लेकिन आप गवर्नमेंट के अप्रूवल से एग्रीमेंट करते हो, गवर्नमेंट से आपने अप्रूवल लिया, उसके बाद आपने एग्रीमेंट किया, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? तो आंसर इज यस। इसको भी याद रखना, ठीक है। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट कोर्सन से रिलेटेड है और ये वाला पॉइंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। ये वाला पॉइंट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है और ये वाला पॉइंट जो है वो कोर्सन से रिलेटेड है। अब क्या कह रहा है? इन केस ऑफ कोर्सन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंडेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी एज पर सेक्शन 64, एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज टू बी रेस्टोर्ड बैक टू द अदर पार्टी। सर बता दो, एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन ध्यान से सुनो। से फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स वाई जेड नाम का व्यक्ति है, कोई एक्स वाई जेड नाम का व्यक्ति है, मैं उसके साथ गया, उसके पास गया मैं, और उसको मैंने बंदूक दिखाया, थोड़ा सा डराया धमकाया उसको, और मैंने उससे मैंने उसको बोला कि भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा, ठीक है। पर मैंने उसको 500 रुपीज दिया भी था। समझो ध्यान से, मैंने किसी व्यक्ति को डराया धमकाया, कोर्सन किया और उसको बोला कि भाई मेरे साथ तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा, तेरा जो हाईवे में जमीन है वो क्या कर दे, मेरे को सेल कर दे। मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला कि मेरे साथ क्या हो जा, तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा, पर मैंने उसको कुछ पैसे भी दिए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डराया धमकाया, डराया धमकाया तो था ही था, लेकिन साथ में मैंने उसको क्या भी दिया था, पैसे भी दिया था, ठीक है। अब वो कोर्ट पे चला गया, अब वो कोर्ट पे चला गया। कोर्ट पे कौन जाता है हमेशा? एग्रीव्ड पार्टी। तो ये कोर्ट पे चला गया और कोर्ट को जाके बोलता है कि विक्रम शर्मा ने मेरे साथ कोर्सन किया, जबरदस्ती मेरे को डराया धमकाया और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो कोर्ट इसको क्या बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बेनिफिट आपको मिला है, जैसे उसने जो भी पैसे आपको दिया है, वो बेनिफिट आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। एनी बेनिफिट received has to be restored back to the other party in case of coercion where the contract is rescinded by the aggrieved party as per section 64, any benefit received has to be restored back to the other party, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सुनो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में क्या होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को इमोशनली ब्लैकमेल करते, इमोशनली उसको इसमें हम डराते धमकाते नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट का कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट जो है, टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि आप क्या करो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, नहीं तो मैं आपको फेल करवा दूंगा। मैंने क्या किया, स्टूडेंट को इमोशनली ब्लैकमेल किया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, करेक्ट ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। अच्छा सुनो, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में ना एग्जांपल सुनो, इसका भी एग्जांपल सुनो। मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि भाई साहब आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, नहीं तो मैं आपको क्या करवा दूंगा, फेल करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है ना।
पर मैंने स्टूडेंट को क्या किया था, मैंने स्टूडेंट को साथ में, अच्छा स्टूडेंट को कहा मैंने कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई आपका जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को क्या कर दो, सेल कर दो। मैंने स्टूडेंट को कहा कि भाई जो तेरा प्रॉपर्टी हाईवे में है वो मेरे को सेल कर दे, नहीं तो मैं तेरे को एग्जाम में क्या करवा दूंगा, फेल करवा दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तरीके से मैंने उसके साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। पर उसको मैंने कुछ पैसे भी दिया था, लाइक से फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 1000 रुपीज भी दिया था, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो कोर्ट चला गया और उसने कोर्ट को कहा कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ विक्रम शर्मा के साथ, ये मैं फ्री कंसेंट के साथ नहीं हो रहा हूँ, मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। तो कोर्ट इसको बोलेगा कि आप करो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी करना, आप डेमेजेस वगैरह ले सकते हो, ठीक है। कोर्ट इसको रिलीफ देगा, लेकिन कोर्ट इसको बोल सकता है कि आप क्या करो, जो भी बेनिफिट आपको मिला है ये क्या कर दो, विक्रम शर्मा को वापस कर दो। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में ना कोर्ट चाहे तो कोर्ट चाहे तो बोल सकता है एग्रीड पार्टी को कि जो भी बेनिफिट आपको मिला है वो रिटर्न करो, और कोर्ट चाहे तो मतलब नहीं भी बोल सकता है, कोर्ट चाहे तो बोल सकता है, कोर्ट चाहे तो नहीं भी बोल सकता है। मतलब इसका कंफ्यूजन ये है, सुनो ध्यान से, कोर्सन के केस में क्या होता है कि कोर्ट कंपलसरी बोलता है एग्रीड पार्टी को कि भाई जो भी बेनिफिट तेरे को मिला है वो वापस कर, कोर्सन के केस में। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, कोर्ट की मर्जी है। कोर्ट चाहे तो बोल सकता है एग्रीड पार्टी को कि आप बेनिफिट वापस करो, या कोर्ट चाहे तो ऐसा भी बोल सकता है कि भाई बेनिफिट वापस करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट चाहे तो इस तरीके का ऑर्डर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या? अगेन अगेन बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में क्या होता है, कोर्सन के केस में अगर एग्रीड पार्टी को कोई बेनिफिट रिसीव्ड हुआ है तो कोर्ट उसको बोलेगा कि भाई कंपलसरी वापस करो, करना पड़ेगा, तुमको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कोर्ट एग्री पार्टी को बोल सकता है कि आपको जो बेनिफिट मिला है ये आप वापस करो, भी बोल सकता है, और ऐसा भी बोल सकता है कि भाई जो बेनिफिट आपको मिला है वो वापस करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट इस तरीके का भी क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता। कोर्ट के पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर मतलब कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट चाहे तो उस तरीके का ऑर्डर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। बोलो डन है क्या?
उसके बाद एक सेकेंड, ये जो केस स्टडी है इसको एक बार पढ़ लेना है। सेनदास वर्सेस रामचंद, सेनदास वर्सेस रामचंद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी यूनिट नंबर 3 से ही है। ठीक है, ये भी पढ़ लेना, ये भी कल हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस जो भी होगा। ठीक है, एक बार बता देता हूँ मैं कि क्या क्या पढ़ लेना है, फिर डन करते हैं आज के लिए। ठीक है, ये भी पढ़ के आना है, माइनर एजेंट शेयर होल्डर, माइनर एजेंट शेयर होल्डर्स भी पढ़ के आना है। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट तो मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है ही, तो इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद से हाँ, ये वाला पॉइंट, माइनर will not be personally liable but minor's asset will be liable to the extent of the minor's asset, ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये भी याद करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में और क्या बचा हुआ है देखता हूँ एक बार, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये वाला पॉइंट्स, ट्रांजेक्शंस रिजेंबलिंग विथ वेगरिंग ट्रांजेक्शंस बट आर नॉट वॉइड। ठीक है, ये पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और तो फिर और देखता हूँ एक दो क्वेश्चन अगर कुछ है तो, नहीं है। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, ये हम पार्टनरशिप में ही पढ़ लेते हैं। consideration unlawful in part interest against obligation, consideration unlawful in part interference with the court of justice। ठीक है, इतना ही है यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, यूनिट नंबर 3 से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है इस बार के लिए फ्रॉड, फर्स्ट ये तो ध्यान पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन से जो मैंने अभी पॉइंट बताया है वो पढ़ना है, एक बार वहां से आया था क्वेश्चन। उसके बाद जो मैंने कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में से बताया वो वाला पॉइंट पढ़ लेना है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, इसको पढ़ना है। फिफ्थ, स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशंस को पढ़ना है। सिक्स्थ जो है वो अपना पब्लिक पॉलिसी वाला क्वेश्चन है, सिक्स जो है वो पब्लिक पॉलिसी वाला है। फिर सेवेंथ जो है वो माइनर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, लाइक माइनर क्या शेयर होल्डर बन सकता है। ठीक है, फिर माइनर जॉइंट परचेज के केस में क्या होगा। उसके बाद फिर माइनर क्या पर्सनली लाइबल होगा। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद फिर और हाँ, वेगरिंग ट्रांजेक्शन्स वाले पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स पढ़ना है, बस इतना ही। ठीक है, तो कल यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड हम क्या करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में लिखने के लिए दूंगा, कर लेना है, ये सारे पॉइंट्स पहले याद कर लेना है। फिर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर लिखना है, फिर यूनिट नंबर 3 को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर यूनिट 4 अगर हो सकता है तो कल स्टार्ट करेंगे, नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।